सो हेलो फ्रेंड्स गाइस दोस्त जो भी कहते हैं। मैं बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं लिनक्स के बारे में डिटेल्ड में आपको नहीं, मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ देखना हो या कुछ समझना हो या कुछ ऐसे ही अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ जानना हो कि मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, ऐसे ही जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं लिनक्स के बारे में करूँगा, मतलब बताऊँगा। बेसिकली मैंने आरएचए से किया है। ओके। एंड करंटली 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं ऐसे ही एक अभी लिनक्स की प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ पे हम डेली बेसिस पे डेली एक्टिविटीज जो भी हम ऑफिस में करते हैं, तो उसके बारे में वन डे बाय डे हम करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ रेफर करना हो तो मैं यहाँ पे आके मैं खुद अपनी वीडियोस देख लूँ, रेदर देन मैं कोई और चैनल पे जाके वीडियोस देखूँ। एंड मतलब कोई कोई चैनल पे समझ में आता है, कोई कोई चैनल में समझ में नहीं आता है, गूगल पे कुछ सर्च करो तो कुछ और मिलता है कभी कभी। सो बेसिकली मैं अपनी वीडियोस को रेफर करूंगा तो वो बेटर रहेगा। या साथ ही साथ में अगर एक जन को भी अगर मेरी वीडियो से कुछ फायदा मिले, प्रॉफिट मिले, तो अच्छा ही है। तो अभी आज का वीडियो तो मैं बेसिकली RH8 मशीन को मैं इंस्टॉल करूंगा VMware वर्कस्टेशन पे। तो बेसिकली हमें एक ISO लगेगा RH8 का। तो रेडेट से सर्च करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके डाउनलोड्स ऑप्शन पे आएंगे। तो मैं ये डाउनलोड्स की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। डाउनलोड्स में आके आपको 8.9 डीवीडी डाउनलोड करनी है, या कोई और वर्जन आपको चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं बेसिकली 8.9 लूंगा, एंड देन आगे वाली वीडियोस में हम 9 पे भी जाएंगे। मैं बेसिकली 8 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आगे मैं माइग्रेशन के वीडियोस बनाऊंगा तो मैं 8 to 9 का मैं माइग्रेशन बता दूंगा इसी वे में। तो 8 पे हम सारे कमांड्स वगैरह, बेसिक कमांड्स हो गए जो हम डे टू डे बेसिस में ऑफिस में यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग करने के लिए। टॉप हो गया, मतलब मॉनिटर करने के लिए टॉप कमांड है, free-h है, -m है, आयोस्टैट कमांड है, फाइंड कमांड है, लोकेट कमांड है, माउंट पॉइंट्स बनाना हो, पासवर्डलेस करना हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, कर्नल पैरामीटर्स के बारे में, हार्डनिंग के बारे में। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में हम आगे जाएंगे शेल स्क्रिप्टिंग, एंसिबल ऑटोमेशन, फिर डे बाय डे क्लस्टर्स बनाएंगे, कंटेनर्स के बारे में। सो ऑन डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो बेटर रहेगा। तो आज तो मैं RH8 को मैं इंस्टॉल करूंगा अपने सिस्टम पे। तो ये VMware वर्कस्टेशन है, VMware वर्कस्टेशन की साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं वो अभी साइट वाइट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली इंस्टॉलेशन की तरफ पे बढ़ता हूँ। तो बेसिकली क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे। ओके। और हाँ, ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम में कोई एक मतलब एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हाँ थोड़ा फंबल हो सकता हूँ या कुछ गलत हो सकता है मेरे से, मतलब गलत बताऊंगा नहीं, बट हाँ फंबल हो सकता हूँ, या बोलते बोलते कभी थक भी जाऊंगा, तो कभी इतना बोला नहीं, तो थोड़ा सा गैदर कर लेना। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इनकेस अगर कुछ भी एरर अभी आता है, ऑन द स्पॉट एरर भी आता है, तो हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने एरर्स हमें आएंगे उतने एरर से हम सीख पाएंगे। मैंने इतने एरर्स खुद से भी करे हैं, उन एरर से मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। तो इट्स गुड कि अगर एरर भी आता है तो हम उसको ट्रबल शूट करेंगे, और ट्रबल शूट करते करते भी हमें बहुत सारी कुछ चीजें नई भी सीखनी मिलती है, नई नई चीजें सीखनी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, तो कस्टम लेंगे। कस्टम लेने का ये है कि मैं अपने हाँ हिसाब से CPU, मेमोरी वगैरह देना चाहता हूँ, स्टोरेज चाहता हूँ। तो कस्टम एडवांस पे क्लिक करके नेक्स्ट, एज इट इज नेक्स्ट कर दो। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट लिनक्स, आपका मशीन का जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लो, वर्जन है वो सिलेक्ट कर लो। नाम दे देते हैं RH8 यूट्यूब करके, नेक्स्ट। अभी ये चीज है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर,
टोटल प्रोसेसर कोर्स। ये क्या है बेसिकली? नंबर ऑफ प्रोसेसर मतलब सीपीयू हो गए कि आपको सीपीयू का काउंट कितना रखना है अपनी मशीन पे, ठीक है? तो ये बेसिकली हमें एक ऑप्शन देता है कि अपनी वर्चुअल मशीन के लिए कितने सीपीयूज़ एलोकेट करने हैं। अगर अपना होस्ट मशीन एक से ज़्यादा फिज़िकल प्रोसेसर्स है, तो आप इस न मतलब ये नंबर को अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं, सीपीयू काउंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा हमारे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा सर्वर का। अगर ये इंक्रीज़ करने पे भी कब काम आता है जब आपके मशीन पे हेवी वर्कलोड हो रहा हो। जिससे हेवी वर्कलोड होगा तो मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स के थ्रू आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। अब उसके नीचे जो है नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर है। नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर मतलब ये क्या करता है बेसिकली हर प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होते हैं। तो ये जो सेटिंग है इसके थ्रू अपन डिसाइड कर सकते हैं कि हर प्रोसेसर के लिए कितने कोर्स असाइन करना है। तो डिफ़ॉल्ट में हमें ये 1-1 सेट होता है। अगर अपना मल्टीपल थ्रेडेड मशीन है या मल्टीपल सर्विसेज़ या एप्लीकेशंस चलने वाले हैं, तो हम इस कोर को बढ़ा भी सकते हैं ताकि इससे क्या हो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। और अगर ईज़ी लैंग्वेज में बताऊँ और इससे ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में, अगर अपने या आपके जो भी मशीन्स है या टास्क रन कर रहे हो, जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपाइलेशन या सर्वर सिम्युलेशन या एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा, तो आप ये प्रोसेसर या कोर्स का नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके सर्वर का। अगर आपके होस्ट सिस्टम में लिमिटेड कोर्स है, तो ये बेस्ट होता है कि नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर्स को हम लो रखें। 1 या 2 पे सेट करेंगे तो इट्स इट्स बेटर, ठीक है? तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को मैं 2 दे दूँगा। ये काउंट को हम जितना बढ़ाएँ, वो ठीक है। ये काउंट को जितना कम रखेंगे, 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, उतना अपने सिस्टम के लिए बेटर रहता है। अगर ये समझो आप इसको 32 पे करेंगे, तो ये क्या बता रहा है देखो, द वर्चुअल मशीन में परफॉर्म पुअरली और फेल टू पावर ऑन बिकॉज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स एक्सीड्स द मैक्सिमम सपोर्टेड वैल्यू ऑफ 32, ठीक है? तो इसको जितना हम कम रखेंगे और इसको बढ़ा सकते हैं टू 32, तो देखो इसमें भी वही आया। तो इट्स बेटर कि 4, 8 तक ये रखे। अभी अपना तो लोकल मशीन है इसलिए ये अपने को थोड़ा एरर दिखा रहा है। लेकिन जहाँ पे हेवी वर्कलोड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वीसेंटर या वीएमवेयर हम जहाँ पे यूज़ करते हैं लाइसेंसिंग वाला, तो वहाँ पे ऐसे सब इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो फिलहाल हम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को 2 रखेंगे, कोर्स पर प्रोसेसर को भी 2 रखेंगे, तो अपने कितने हो गए टोटल कोर प्रोसेसर होंगे 4, ओके। नेक्स्ट पे जाएँगे, मेमोरी जितनी भी देनी है मैं अपने वर्चुअल मशीन को, मैं 2 जीबी रखता हूँ। आप 1 जीबी भी रख सकते हो, 512 एमबी भी चलेगा, तो मैं 2 जीबी रखता हूँ मेमोरी, ठीक है। अब नेटवर्क टाइप, अभी नेटवर्क टाइप अपने को सिलेक्ट करना है, ब्रिज नेटवर्किंग है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, होस्ट ओनली नेटवर्किंग और डू नॉट यूज़ द नेटवर्क कनेक्शन। ब्रिज नेटवर्किंग से क्या है, इससे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सटर्नल इथरनेट नेटवर्क पर डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। जैसे एक अलग सिस्टम हो वैसे ये रिएक्ट करेगा। गेस्ट को अपना आईपी एड्रेस मिलेगा जो एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए भी वर्क करेगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, आप अगर इसको पढ़ोगे ना उसके नीचे मैं वही चीज बता रहा हूँ, बस थोड़े और ब्रीफ डिटेल में बता रहा हूँ। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को होस्ट के इंटरनेट या एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन का एक्सेस मिलता है, लेकिन वो होस्ट का आईपी एड्रेस यूज करता है। क्या करता है बेसिकली, ये अपने ही होस्ट का आईपी एड्रेस यूज करेगा और इससे क्या होगा इंटरनेट या एक्सटर्नल नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। होस्ट ओनली नेटवर्किंग से क्या होगा, होस्ट के साथ एक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है। ये ऑप्शन सिर्फ तब यूज़फुल होगा जब आपको वर्चुअल मशीन को एक्सटर्नल नेटवर्क एक्सेस नहीं देना हो। होस्ट ओनली नेटवर्किंग से क्या होगा, आपको अगर कोई ये सर्वर को या कोई भी मशीन को अगर आपको बाहर का नेटवर्क नहीं देना है, तो आप ओनली होस्ट ओनली नेटवर्किंग यूज़ करेंगे और इसका तो चलो ठीक है। बट मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से आगे बढ़ूँगा ताकि क्या है मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी और
एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टिविटी मुझे मिलेगी। एलएसआई लॉजिक रिकमेंडेड है। जो भी आईओ कंट्रोलर टाइप्स है, उसको हम एलएसआई लॉजिक से लेंगे। ये क्या होता है, जनरली ज़्यादा कंपैटिबल होता है अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ है। तो एलएसआई लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको भी एनवीएमई रिकमेंडेड जो डिस्क टाइप है वही लेंगे। सर्जी भी ले सकते हैं, साटा ले सकते हैं, बट फिलहाल जो ये वीएमवेयर वर्कस्टेशन पे जो रिकमेंडेड है, हम उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम डिस्क साइज 20 जीबी इज इनफ जस्ट फॉर इंस्टॉलेशन, बट मैं आगे भी इसमें बहुत कुछ चीजें करने वाला हूँ, तो मैं फिलहाल इसको 45 जीबी दे सकता हूँ। और अगर समझो 20 भी दे रहे हो, इसको बाद में हम अलग से एक डिस्क ऐड करके बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? अभी ये वीएमडी के फाइल बन जाएंगे हमारी। कस्टमाइज हार्डवेयर, अभी इसमें जाके अब तक ये सब स्टेप्स करते करते आपके आईएसओ डाउनलोड हो गया होगा। तो यूज द आईएसओ इमेज पे जाके ब्राउज करेंगे और आरएचएल 8.9 ओपन, ठीक है? इसको क्लोज कर दो। फिनिश। अभी अगर आप देखोगे हमारा ये जो सर्वर है RHL8 यूट्यूब, ये सेट मतलब बन गया है अपना मशीन। बस इसको पावर ऑन करते ही हमारा चालू हो जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ RHL8, ठीक है? अब इसको मैं पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करते ही है ना, ये बेसिकली अभी हमारा इंस्टॉलेशन स्टेप्स चालू हो जाएगा। जैसे कि आप ये स्क्रीन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ग्रब मेन्यू, ठीक है? अब फिलहाल अपने पास एक ही कर्नेल है 8.9 का, तो हम 8.9 को इंस्टॉल करेंगे। एंटर कर दो डायरेक्ट। एंटर करते ही अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस ये जो प्रोसेस अभी जो चालू हुआ है पावर ऑन से लेके आगे तक का, उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है? बूटिंग प्रोसेस अगर आपको मैं आगे बूटिंग प्रोसेस भी बता ही देता हूँ साथ ही साथ में, ताकि ईज़ी हो जाए, एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। और वो जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है, उतना टाइम हमारा इस पे भी ये हो जाएगा। ठीक है? बूटिंग प्रोसेस के बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं, जो मैंने लिख के रखे हुए हैं आप लोग के लिए और मेरे लिए भी इन फ्यूचर ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना कुछ आगे बढ़ रहा है क्या? हुँ, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस को मैं एंड में लेके जाऊँगा। इंग्लिश इंडिया बट ऑब्वियस भाई, इंडिया हमेशा आगे, तो इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये सब ऑप्शंस आएगा, हमें जो भी सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड ये अपने आप ले लेगा। इंडिया, कनेक्ट टू रेडिट अभी नहीं करना है हमें। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, अगर इस पे मैं कस्टम पे सिलेक्ट करूँगा तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड माउंट पॉइंट्स बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ऑटोमैटिक ही लेता हूँ। कस्टमाइज्ड माउंट पॉइंट्स मैं आगे के वीडियो में आपको बता दूँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है? लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश इंडिया, इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया पे ही चाहिए। केडम्प इज़ इनेबल्ड, केडम्प भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें है, तो उसको भी मैं एक अलग से एक इसका छोटा-सा 5-10 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा आपको केडम्प समझाने के लिए। टाइम एंड डेट, ये रहा हमारा टाइम ज़ोन, ठीक है? सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, सर्वर विद जीयूआई के साथ आगे जाएँगे। ऑप्शंस बहुत कुछ है, अब मैं ये सर्वर को कैसे बनाना है, क्या एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, या मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मिनिमल इंस्टॉल रहता है, बट हम सर्वर विद जीयूआई के साथ स्टार्टिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको यही रखता हूँ। नेटवर्क कनेक्टेड, ईथरनेट को कनेक्ट कर देते हैं अपन। और अगर अपने
मशीन का एक होस्ट नेम दे देते हैं यूट्यूब। ये मैंने जानबूझ के इधर अंडरस्कोर डाला ताकि हमें नेमिंग कन्वेंशन पता चल सके कि बेसिकली हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। होस्ट नेम्स कैन ओनली कंटेन द कैरेक्टर्स स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट 0 to 9 और हाइफन और डॉट्स। ठीक है, तो मैंने RHL8 यूट्यूब का दे दिया है, अप्लाई करके डन। ओके, ये हो गया। सिक्योरिटी पॉलिसीज, नो प्रोफाइल सिलेक्टेड। फिलहाल इसको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रख दो। रूट का पासवर्ड रख देते हैं, आपको जो भी रखना हो पासवर्ड। ठीक है, आप भी अपना रूट का पासवर्ड रख देना, आपको जो भी लगे। डन। यूजर क्रिएशन में SSH एडमिन बना देते हैं, रिक्वायर रूट पासवर्ड, यस। रूट पासवर्ड नहीं, रिक्वायर्स अ पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट, तो हाँ दे देते हैं। ये रूट का पासवर्ड भी सेट कर देगा और साथ ही साथ में इंस्टॉलेशन के वक्त SSH एडमिन यूजर भी हमारे लिए बन जाएगा। और बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जनरली टाइम लगता है, मतलब ये इस पे तो नहीं, अभी फिलहाल ये थोड़ा फटाफट हो जाएगा और इसको हम रिबूट कर देंगे। ठीक है, जब तक मैं आपको बूटिंग प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। बूटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो बहुत इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैंने अभी इतने सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं तो मुझे पता है कि इंटरव्यूज को क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी नहीं कि मैं सिर्फ उसको शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा, बट जो भी चीजें रिक्वायर्ड है समझने के लिए वो भी चीजें बता दूंगा। ओके, तो जैसे कि पावर ऑन, बताइए हमें कि क्या है। पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन के बाद है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो चेक करता है स्टार्टिंग में। जब भी पावर ऑन होने के बाद एक छोटा टेस्ट होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे रैम, सीपीयू और स्टोरेज को चेक करता है कि सब कुछ सही से कनेक्टेड है या फंक्शनल है कि नहीं। और लेकिन अगर समझो ये पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर फेल होता है तो ये एरर का ये बीप करेगा या तो हमें एक एरर मैसेज स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट है जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है कि फंक्शनिंग है कि नहीं। उसके बाद बायोस एंड यूईएफआई का इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बायोस एंड यूईएफआई क्या है, क्या होता है। बायोस यूएफआई बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोस या यूईएफआई हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है, जैसे सीपीयू, रैम और अदर डिवाइसेस। ये इंश्योर करता है कि हार्डवेयर सही से काम कर रहा हो। उसके बाद ये बूटेबल डिवाइस को ढूंढता है जहां से अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसएचडी। ठीक है, तो उसके बाद आता है एमबीआर। एमबीआर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। बायोस का काम बायोस का काम कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल एमबीआर के पास आ जाता है। ठीक है, जैसे ही बायोस का काम कंप्लीट हो जाएगा वो किधर आएगा, एमबीआर के पास। एमबीआर क्या है, एमबीआर एक छोटा सा सेक्शन होता है हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में। जैसे कि मैंने बोला था बायोस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है तो उसमें ये हार्ड डिस्क बूटेबल डिवाइस को ढूंढता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है बायोस। जैसे कि हार्ड डिस्क में जो अपना है उसको लोड करता है, वो ही हार्ड डिस्क के अंदर एक एमबीआर होता है। हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में एमबीआर होता है जो कि 512 बाइट्स का होता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा बूट लोडर यूज करना है और डिस्क के पार्टीशंस की डिटेल्स होती है। एमबीआर के 512 बाइट्स में भी 3 सेक्शंस होते हैं, 446 बिट्स, 64 बाइट्स, 2 बाइट्स। सॉरी, बिट्स बोल दिया मैंने बोलते बोलते। 446 बाइट्स, 64 बाइट्स, 2 बाइट्स। 446 बाइट्स में बूट लोडर का छोटा पार्ट होता है जो बाकी के बूट लोडर मेमोरी में लोड करता है। 64 बाइट्स अपना पार्टीशन टेबल होती है जो बताता है कि हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशंस बने हुए हैं। और 2 बाइट्स
ये एक मैजिक नंबर होता है जो वेरीफाई करता है कि एमबीआर वैलिड है कि नहीं। अगर एमबीआर करप्ट हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो सिस्टम बूट नहीं करेगा बेसिकली। ठीक है, तो एमबीआर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है जो एक हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में आपको मिलता है, मतलब मिलता है नहीं, आप उधर रहता है। ठीक है, तो 512 बाइट्स का रहता है, उसमें 3 सेक्शन है, 446 बाइट्स, 64 बाइट्स एंड 2 बाइट्स। 446 बाइट्स में बूट लोडर का छोटा पार्ट होता है जो बाकी के बूट लोडर मेमोरी में लोड करेगा। 64 बाइट क्या है? पार्टीशन टेबल है जो बताएगा कि कितने पार्टीशंस बने हुए हैं, और 2 बाइट्स ये वैलिडेट करेगा कि एमबीआर करप्टेड है कि नहीं है। जैसे ही एमबीआर ने अपना काम कर लिया, वो आएगा ग्रब मेन्यू में। अब ग्रब मेन्यू हमने रिसेंटली, मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया था इसके पहले, जहाँ पे वो, अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल कर्नल्स हो तो आपको वो उतने कर्नल्स आपको वो ग्रब मेन्यू में दिखाएगा। ठीक है, ग्रब मेन्यू के बाद वो जाएगा कर्नल लोडिंग पे। जब ग्रब का काम खत्म हो जाता है तो ये लिनक्स कर्नल को मेमोरी में लोड करता है। कर्नल एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दिल या हार्ट है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन हैंडल करता है। इस प्रोसेस में ग्रब कर्नल को बताता है कि रूट फाइल सिस्टम कहां से लोड करना। कर्नल के बाद सिस्टम के डिवाइसेस और रिसोर्सेज का कंट्रोल कर्नल के पास से चला जाता है। ठीक है, इनिट रैम एफएस, जब कर्नल लोड हो जाता है तो वो एक टेम्पररी रूट फाइल सिस्टम लोड करता है, जिससे इनिट रैम एफएस या इनिट आरडी कहते हैं। ये फाइल सिस्टम टेम्पररी होता है जब तक एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम माउंट नहीं होती। ये कर्नल को जरूरी ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है ताकि एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम को एक्सेस किया जा सके। पार्टीशन टेबल एंड फाइल सिस्टम, एमबीआर के 64 बाइट्स में, जो मैंने बताया था, एमबीआर का जो सेकंड पार्ट है उसमें 64 बाइट्स में इसका रिकॉर्ड रहता है, जो बूटिंग होते वक्त बताता है कि कितने पार्टीशंस बने हुए थे। ठीक है, इनिट प्रोसेस, इनिट प्रोसेस जब कर्नल लोड हो जाता है, मतलब जो अपना जो भी कर्नल हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में, जो मैंने ग्रब मेन्यू में आता है, जो भी कर्नल लोड हो जाता है उसके अंदर जो एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम लोड करना रहता है वो इनिट रैम एफएस से होता है। ठीक है, तब कंट्रोल इनिट सिस्टम या सिस्टम डी के पास होता है। ठीक है, सिस्टम डी या इनिट में मल्टीपल सर्विसेज जो रहती है वो उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क की हो गई, डिस्प्ले मैनेजर या बैकग्राउंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनल स्टेज है लॉगिन प्रॉम्प्ट, जो हमें लॉगिन प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है बूटिंग प्रोसेस। तो मैंने जैसे कि कहा था इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए वेट करेंगे जब तक ये हो जाता है। ये जैसे ही हो जाएगा हम रिबूट पे क्लिक कर देंगे और ये सिस्टम रिबूट होके हमें मिल जाएगा। सो गाइस, हमारा ये इधर तक हमारा ये चल रहा था इंस्टॉलेशन, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे थे आईएसओ के अंदर जो भी थे, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम रिबूट कर देते हैं। रिबूट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी सिलेक्ट किया था, टाइम डेट, जो भी हमने होस्ट नेम सेट किया था, इथरनेट ऑन किया था, अ, जो भी हमने बेसिकली किया था, देखो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको वीडियो में बताया था, वो ग्रब मेन्यू आके चला गया। हमने सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए सेट किया था, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं आगे जाके। वो ग्रब मेन्यू आने के बाद ये हमारा बूटिंग प्रोसेस चल रहा है। ये सारी सर्विसेज इनिशियलाइज हो रही थी। ये विद इन सेकेंड्स हमारा बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अगर आप अच्छे नेटवर्क पे हो तो। और अगर आपका सिस्टम पे कुछ लोड नहीं है तो ये फटाक से आपका सर्वर रिबूट हो जाएगा और आप आ जाएगा। फिनिश करेंगे, सब स्टार्ट हो रहा है, आप जैसे कि देख रहे थे सब स्टार्ट हो रहा है। तो सब सर्विसेज, बैकग्राउंड सर्विसेज जो भी लगती है वो सब इनिशियलाइज होती है। जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन के बाद एसएसएच एडमिन को यूजर क्रिएट किया था, तो हम उसी यूजर से लॉगिन कर लेंगे। ओके, बेसिकली अभी हमारा सर्वर बन गया है RHL 8 का। आप देख रहे हो एसएसएच एडमिन से मैंने जस्ट लॉगिन किया है एंड सिस्टम इज रेडी। सिस्टम इज शोइंग RHL 8 Red Hat Enterprise Linux
एक्टिविटीज पे इसको, ये एक पॉपअप है, इसको फटाक से स्किप कर दो। स्टार्ट यूजिंग, एक और एक पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर दो। ब्राउजर है बेसिकली, है क्लोज कर दो। एक्टिविटीज, टर्मिनल, एंड दिस इज आर लिनक्स RHEL8 मशीन इंस्टॉल्ड। होस्ट नेम, जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन के वक्त जो होस्ट नेम दिया था, RHEL8 यूट्यूब। ओके, और हम अभी कौन से यूजर में हैं? हु एम आई SSH एडमिन। ठीक है, ये हमारा यूजर @ देखने के बाद हमारा होस्ट नेम, क्या ये रूट यूजर है कि सिस्टम यूजर है, ये हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली RHEL8 इंस्टॉलेशन इज डन। आपको जो भी लिंक्स है RHEL8 ISO की डाउनलोड की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। बूटिंग प्रोसेस के जो नॉर्मल जो स्टेप्स है, जैसे कि ये जो स्टेप्स है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और चाहिए तो मैं इस पे एक एक लाइन ऐड ऑन भी कर दूंगा, ताकि आपको समझने में इजी हो सके। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड या RHEL8 इंस्टॉल्ड है। क्या TTC रेड हैट रिलीज करके हमें पता चल जाएगा ये कौन सा है, कर्नल कौन सा है। कर्नल इज 513 5.1 8.9 हमारी मशीन है। ठीक है, अब इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। Net 0 से ये बंद हो जाएगी सर, पावर ऑफ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, इतना ही है, सिर्फ इंस्टॉलेशन ही है। आगे मैं बताऊंगा कि और भी जो अपने डेली टास्क है उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर कुछ खराब लगे या कुछ और सजेशंस, कुछ एडवाइस देनी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है।